आज पेश हुए आम बजट में उम्मीद लगाई जा रही थी कि सरकार टैक्स के स्लैब में बदलाव करेगी, मिडिल क्लास को कुछ राहत देगी, लेकिन इस तबके को और खासकर नौकरी पेशा लोगों के हाथ मायूसी ही आई। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। एक ही साल में कोरोना की 2 लहरों को झेल चुका निम्न मध्यम वर्ग बजट से निराश है। संसद में पेश 2022-23 की बजट से उम्मीद की जा रही थी कि आम आदमी की जेब को कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करने के फैसले से सबका दिल टूट गया। To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. जानकारों के मुताबिक बजट में पर्सनल फाइनेंस के मोर्चे पर राहत न मिलने से शेयर बाजार उतना नहीं चढ़ा जितना चढ़ना चाहिए था। सेंसेक्स 848 अधिक पॉइंट के साथ 58,863 अंक पर बंद हुआ, तो निफ्टी 237 अधिक पॉइंट के साथ 17,577 अंक पर बंद हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार अगर राहत दी जाती तो सेंसेक्स और ऊपर जाता। ये जो उम्मीदें थी लोगों को कि हमको थोड़ा सा कैश सेविंग होगा इन फॉर्म ऑफ टैक्स सेविंग, और उन्होंने बिल्कुल बोला कि देयर इज नो चेंज इन, तो वो हम सोचे थे कि हमको कुछ मिलेगा, वो नहीं मिला। वो थोड़ा निराशाजनक है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब बजट शुरू हो रहा था, बजट के पहले जब मार्केट शुरू हुआ तो 800 पॉइंट से जंप किया। जब ये पर्सनल टैक्स का अनाउंसमेंट हो रहा था तो 400 पे आ गया। और जिस तरह का अनाउंसमेंट इन्होंने किया, जिस तरह से उन्होंने 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट 1 क्लास 1 चैनल 39.45 लाख करोड़ 35% से कैपेक्स बजट, ये सब जो अनाउंसमेंट किया, इससे मार्केट को बहुत ज़्यादा भगना चाहिए था। नहीं भगा, इसका कारण है, मतलब 2000 पॉइंट भी भग जाना चाहिए। नहीं भगा, इसका कारण है कि जो उम्मीदें आम आदमी, मिडिल क्लास, सैलराइड क्लास लगाया था, उसके बारे में साइलेंट रहा ये बजट में नौकरी पेशा लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान अपने इनकम टैक्स स्लैब पर रहता है। टैक्स बेनिफिट न बढ़ने से वो निराश दिख रहा है। आम आदमी के लिए कोई भी टैक्स बेनिफिट, टैक्स सेविंग या स्कीम कोई लाई नहीं गई है। अभी के हालात देख करके जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, आम आदमी को यही था कि कुछ राहत मिलेगी टैक्स में। गवर्नमेंट ने सिर्फ इस बार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में और सोलर ईवी में ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट दिखाया हुआ है, बट इससे हालांकि आम आदमी की समस्या हल नहीं होती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान गौर करना चाहिए था। मेरे हिसाब से इस बजट में आम आदमी के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं आया है। प्राइस कट ऑफ्स कुछ ज़्यादा है नहीं जिससे आम आदमी को फर्क पड़े। विपक्ष ने भी इस मामले में मोदी सरकार को तुरंत घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एसएसएमई के लिए कुछ नहीं है। उधर सरकार की दलील है कि कोरोना संकट के बावजूद टैक्स नहीं बढ़ाया गया, यही सबके लिए बड़ी राहत की बात है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आने वाले समय में जल्दी ही आप डिजिटल रुपए का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आरबीआई इसे शुरू करने जा रही है, लेकिन इस बजट की सबसे अहम बातों में एक डिजिटल एसेट पर लगा 30% टैक्स है। इससे निवेशकों में गम और खुशी दोनों है। For the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. 30% के टैक्स के इस एक ऐलान के साथ क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन्स यानी एनएफटी में पैसे लगाने वालों को वित्त मंत्री ने राहत भी दी और कुछ शिकायत भी। राहत इस बात की कि ये एक तरह से क्रिप्टो करेंसी पर वैधता की सरकारी मुहर है, लेकिन साथ ही इसकी कमाई पर अब टैक्स की तलवार लटक गई। इस साल के बजट के तहत अब
हर तरह के डिजिटल एसेट से कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। इस टैक्स में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। तोहफे में दिए गए डिजिटल एसेट पर लेने वालों को कर देना होगा। डिजिटल एसेट खरीदने के लिए चुकाई गई कीमत का 1% TDS के तौर पर भरना होगा। डिजिटल लेन देन में हुए नुकसान के हवाले से आप किसी भी दूसरे फायदे में छूट नहीं ले सकते। यानी क्रिप्टो करेंसी के तौर पर रखा आपका पैसा अब सरकार की नजर से नहीं बच सकता। और आज के बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हैं जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, ललिता कुमार मंगलम जो कि बीजेपी के नेता हैं और मुकुल बागला अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही एनडीटीवी इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मेहरोत्रा, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो मिडिल क्लास को राहत नहीं मिली है, आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। हालांकि जब वित्त मंत्री से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं अलग अलग जहां पर कि मिडिल क्लास को पिछले 2 वर्षों में राहत दी गई है। देखिए, मिडिल क्लास उम्मीद भी कर रहा था ये सुनकर के मुझे ताज्जुब है, क्योंकि मिडिल क्लास को 3 साल पहले जो पर्सनल इनकम टैक्स पे थ्रेशोल्ड्स बढ़ाए गए थे वो खास इलेक्शन से पहले किए थे और उनको वोट मिल गया। तो अब आप क्यों उम्मीद कर रहे थे? अब वोट मिल गया, 3 साल हो गए, अभी इलेक्शन को 2 साल और हैं, तो मिडिल क्लास को कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। वैसे ही सरकार जो है निश्चय कर चुकी थी कि वो उसके टैक्सेशन रेवेन्यूज कम ही हो रही हैं और इनडायरेक्ट टैक्स की जरिए से उनको आमदनी करनी है। पेट्रोल पे तो टैक्स, डीजल पे तो टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, जीएसटी में कोई कमी नहीं आई है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो अनुपात है हमारे टोटल टैक्स रेवेन्यू में, वो पिछले 4 साल में डायरेक्ट टैक्स के अनुपात से बढ़ गया है और डायरेक्ट टैक्स का अनुपात घट गया है, और जबकि टोटल टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी घटी है जी, 1% ऑफ जीडीपी वो घटी है। ऐसी स्थिति में जाहिर है आम आदमी तो महंगाई की मार पैसे ही सरकार डाल रही है, और मुद्रास्फीति आपकी है लगभग इस समय 8%, और फूड इन्फ्लेशन जुलाई 20 से जुलाई 31 तक आरबीआई के आंकड़े बता रहे हैं 31% है। वो तो साफ था क्योंकि दाल में, खाने के तेल में, सारी सब्जियों फल में दाम बढ़ रहे हैं। तो देखिए, इन्हीं वजहों से विषमताएं बढ़ रही हैं, इन्हीं वजह से गरीबी बढ़ रही है। प्रोफेसर मेहरोत्रा, माफी चाहूंगा, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि ललिता जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं। ललिता जी, आपने सुना होगा कि जो अर्थशास्त्री वो ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि जब आपको वोटों की दरकार होती है तब तो आप मिडिल क्लास को राहत दे देते हैं, लेकिन जब वोटों की जरूरत नहीं होती तब कोई राहत नहीं मिलती है। तो क्या ये माना जाए कि अगला बजट जो कि चुनावी बजट होगा 2023 का, उसमें ही राहत मिलने की कोई उम्मीद मिडिल क्लास रखे? देखिए, मैं दूरदर्शी नहीं हूं, तो अगले साल जो बजट आएगा जब वो अनाउंस होगा तभी हम लोगों को पता चलेगा क्या है या क्या नहीं। विथ रिगार्ड टू ये जो हम कह रहे कि मिडिल क्लास को राहत नहीं मिला है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 साल में जो कोविड के, इनफैक्ट अभी 2 साल, इट्स 22 महीने हो गए हैं, इसमें जो इकोनॉमी, टोटल इकोनॉमी, और सिर्फ इंडिया का नहीं, देश भर, दुनिया भर में जो इकोनॉमीज में एक हिट हुआ है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। इस बजट का मूल, आई एम सॉरी अगर मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मूल, आप बोलिए, अच्छा बोल रही हैं आप। देखिए, द बेसिक एम ऑफ द बजट इज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर, और इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो उन्होंने जो अनाउंस किया है वो तो इवन पीपल लाइक मोंटेक सिंह आलूवालिया, हु एवरीबॉडी नोज। लेकिन आप जब इनडायरेक्ट टैक्सेस में इतनी ज्यादा वसूली कर रहे हैं तो आप तो दोहरी मार दे रहे हैं मिडिल क्लास के ऊपर। एक तरफ तो आप पर्सनल टैक्सेस में कोई राहत नहीं दे रहे हैं, दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, फ्यूल्स के ऊपर आप लगातार जो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। मैं मानती हूं कि मिडिल टैक्स डिससैटिस्फाइड है, बट अभी पहले काम ये है कि जो लाखों करोड़ों लोगों का काम जो गया था, जो गरीब लोग हैं, उनके पेट भरने के लिए उनको काम देना है। अब इसमें अगर आप देते हैं जो मास एम्प्लॉयर्स है, मैं नहीं कह रही हूं कि वो जीडीपी के मैक्सिमम
कॉन्ट्रीब्यूटिव है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो शायद ओनली 12% है, बट वो 40% लोगों को जो एम्प्लॉयड पीपल है भारत में एम्प्लॉय करते हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर पर ज्यादा आउटले मतलब ज्यादा खर्चा करें तो नौकरी और लोगों को भी मिलेगी, और वो जब उनके हाथ में पैसा आएगा तो खर्चा तो करेंगे ना। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म बजट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बजट है। वो ठीक है। मुकुल जी को मैं लाना चाहूंगा। मुकुल जी, ललिता जी को आपने सुना, कह रही हैं कि ये शॉर्ट टर्म बजट नहीं है, लॉन्ग टर्म बजट है। और दूसरी बात यह है कि जो गरीब तबका जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है पिछले 2 साल में लॉकडाउन के कारण, बड़े पैमाने पर नौकरियों का नुकसान हुआ है, तो ऐसे में उनको राहत देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरा, सरकार यह भी कहती है कि 165 करोड़ डोजेज जो है वो फ्री में लगाए जा रहे हैं वैक्सीन के, तो उसका भी तो खर्चा आपको कहीं ना कहीं से निकालना होगा। तो मिडिल क्लास का सिर्फ इसी बात पर उन्हें खुश होना चाहिए कि टैक्स नहीं बढ़ाया गया। मेरा कहना है कि इसमें मैं ललिता जी से थोड़ा सहमत रहूंगा कि हमारा फिक्स्ड डिस्पेट ऑलरेडी 6.9% का एक्सपेक्टेड है। सो उस क्षेत्र में कितना आप टैक्स की रियायत इस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। सेकेंडली, द फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत किया सारे टैक्स पेयर्स को अपलॉड करके, थैंक करके। स्पीच के बाद उन्होंने रियलाइज किया मिडिल क्लास को कि मैं टैक्स कट्स नहीं दे पाई इस बार। सो विच शोज कि उनका एक कंसर्न है, उनको पता था कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि टैक्स कट आएगा। बट आई थिंक विद द फिस्कल डेफिसिट विच वाज दिस ईयर, अगले साल जरूर इसकी भरपाई सरकार कर। ठीक है, प्रोफेसर मल्होत्रा, यह कहना कि टैक्स नहीं बढ़ा है यह भी एक तरह की राहत है क्या? ये एक तरह का आपको लगता नहीं कि सिनिकल बात कहना है कि भाई ये आप इसी बात में खुश हो लीजिए कि आपका टैक्स नहीं बढ़ाया गया, वरना पिछले 2 साल से जो हालत है देश की अर्थव्यवस्था की, उसमें तो आपका टैक्स बढ़ना तय था। देखिए, टैक्स इसलिए किसका बढ़ना चाहिए था? सुपर रिच का बढ़ना चाहिए था। कॉर्पोरेट लिस्टेड कंपनीज का जो प्रॉफिटेबिलिटी है 7 साल में सबसे ऊंची है, और जो 2015 में वेल्थ टैक्स खत्म किया उसकी जगह 1 करोड़, उसके जगह एक नया टैक्स सरचार्ज लगाया गया। जिन लोगों की आमदनी सालाना, मैं पर्सनल इनकम टैक्स से वापस आ रहा हूं, कॉर्पोरेट पे वापस जाऊंगा भी। पर्सनल इनकम टैक्स में जो सुपर रिच हैं, 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी जिनकी सालाना है, उन पे जब 2% का सरचार्ज लगाया गया। मुझे उम्मीद थी कि इतना खर्च की आवश्यकता है अभी स्वास्थ्य में, कोविड की वजह से स्वास्थ्य में उम्मीद थी कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च बढ़ेगा जी। तो वो आंकड़े मैं अभी बता देता हूं कि रत्ती भर नहीं बढ़ा है, बल्कि कम हो गया है सर जी। तो सुन लीजिए, मगर अरे भाई इस दौरान जब हेल्थ क्राइसिस हो रही, पैंडेमिक चल रही, तो आप सुन लीजिए आंकड़े क्या आएंगे। हेल्थ में इन रियल टर्म्स डिक्लाइन है, और रूरल डेवलपमेंट, ललिता जी कह रही थी एग्रीकल्चर में रियल टर्म्स में डिक्लाइन है। तो कहां प्रगति होगी एग्रीकल्चर की, रूरल डेवलपमेंट, मनरेगा। माफी चाहूंगा, मेरे पास समय इतना ही था, समय की कमी है। मैं आप तीनों का ही धन्यवाद देता हूं इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जैसा कि ललिता जी कह रही थी कि वो भविष्यवक्ता तो नहीं है, इसलिए वो ये नहीं कह सकती कि अगले साल जो चुनावी बजट होगा इस मोदी सरकार का, क्या उसमें मिडिल क्लास को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन निश्चित तौर पर आज तो ये कहा जा सकता है कि मिडिल क्लास निराश हुआ है कि उसे कोई राहत नहीं मिली है, जबकि पिछले 2 साल से लगातार उसकी स्थिति गिरती जा रही है। फिलहाल एक ब्रेक। और आज के बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा है कि गरीबों का कल्याण इस बजट का एक अहम पहलू है। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है।